प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर निकला है सेट 2 का आज मैं फुल सॉल्यूशन करने वाला हूं। और इनसे पहले भी सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देखिए और फाइनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही बचा हुआ है। अगर 10 दिन आप लोग मन लगा के पढ़ लेते हैं तो फिर एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बस पढ़ाई कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। और यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिए। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और मॉडल पेपर जितना भी निकला है, हर मॉडल पेपर का सोल्यूशन अगर चाहिए तो मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जा करके प्ले लिस्ट में खोज लीजिए, वहाँ पर एक अलग से न्यू प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पहला प्रश्न सॉल्व करिए कि जर्मनी का एकीकरण कब पर पूरा हुआ था। तो याद रखिए, जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था ना, कितना में हुआ था, तो 1871 में पूरा हुआ था। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने किया है। तो महात्मा गांधी जी ने किया है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा उसमें श्लोक लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे वाक्य उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरा प्रश्न है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ था। और काफ़ी यह मतलब चर्चित प्रश्न है, काफ़ी फेमस प्रश्न है, ठीक है। और यह एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग याद करके रखिएगा। पूना पैक्ट का जो है ना, वो सितंबर में हुआ था। और कब हुआ है, तो 1932 में, ठीक है। पूना पैक्ट कब पारित हुआ है, तो 1932 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। और अगला प्रश्न नोट करिए कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन मतलब गतियों या फिर प्रवाहों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, व्यापार भी होगा, श्रम भी होगा और पूंजी भी होगा। मतलब सब ऑप्शन इसके जो है बिल्कुल सब सही है, ठीक है। अगला देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जोबर क्या था, ठीक है। जोबर का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए, जोबर का मतलब होता है पुराना, और जो विश्वस्त कर्मचारी होते हैं ना, उन्हीं को जोबर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर का कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ पर बना है या फिर कहाँ पर खुला है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस सवाल है, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1854 में और बम्बई में खुला था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई है। तो याद रखिएगा, चीन में विकसित हुआ था सबसे पहले, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ है। और अगर कॉर्न लॉ के बारे में आप लोग अधिक से मतलब और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉर्न लॉ का मतलब होता है मकई, ठीक है। और मकई के लिए क्या किया था, तो वहाँ पर मतलब जो मकई ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, तो उसके बेचने के लिए वहाँ पर उसको टैक्स लगा दिया था उसके उत्पादन में, ठीक है। कि अब मकई अगर कोई उत्पादन करेगा तो उसके लिए वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए ब्रिटेन होगा, ठीक है। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ है, तो ब्रिटेन देश में हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया है। तो याद रखिएगा, बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था, ठीक है। तो किस क्षेत्र पर पड़ा था, तो जो कृषि लोग थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं को नुकसान हुआ था, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न नोट कर लीजिए कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया था। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा सिंहली। क्या होगा, तो सिंहली होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। तो किसमें होता है, तो याद रखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी देख लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में अस्पृश्यता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को निषेध किया गया था, ठीक है। और अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। और देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, अनुच्छेद 17 में इसका निषेध किया गया है, ठीक है, इसका वर्णन हुआ है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी का मतलब विषय किस अनुसूची के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो कौन से अनुसूची के अंतर्गत में आता है,
तो समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या था? तो याद रखिएगा, बांध बनाने से रोकना, ठीक है, बांध बनाने से रोकना इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? काफ़ी फेमस सवाल है, आप लोग नोट करके रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अपना मतलब स्थापना हुआ है ना, 1885 में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है 17 नंबर का, कि अमेरिका में नागरिक अधिकार जो है आंदोलन कब कब हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ है? तो याद रखना है आप लोगों को 1954 से लेकर के 1968 के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके आप लोग रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है, ठीक है। तो भाषा का वर्णन किस में है? तो देख लीजिए 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में ही तो भाषा का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला देखिए कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने परसेंट जो है, कितने प्रतिशत जो है आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो राइट आंसर होगा ना, 33% होगा। क्या होगा? 33% होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो याद रखिए, लोकतांत्रिक जो है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो काली मृदा जो है ना, वो गुजरात में पाई जाती है। और अगला प्रश्न देखिए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देख लीजिए, किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, आप लोग याद करके रखिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, नर्मदा नदी होगा। नर्मदा नदी में ही तो सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। अगला देख लीजिए कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा, ठीक है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट रेशा को कहा जाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना, अब्रक होगा। क्या होगा? तो अब्रक होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में काफ़ी उपलब्ध कराती है? तो देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, सेल होगा। क्या होगा? तो सेल होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर है, आप लोग गड़बड़ा मत जाइएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा कितना है? तो यहाँ पर देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7516 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली है? तो याद रखिएगा, यहाँ जो 4 ऑप्शन है ना, 4 का चारों ऑप्शन इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 1853। क्या होगा सर? तो 1853 होगा। आप लोग नोट करके रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, जो 29 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन वाला होगा? तो देख लीजिए, कौन वाला होगा? तो कोयला होगा, ठीक है। बाकी सौर ऊर्जा नहीं होगा, पवन ऊर्जा नहीं होगा, परमाणु ऊर्जा नहीं होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी नोट करिए, जो 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो कौन से देश में हुआ है? तो आंसर याद रखिएगा, ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। और अगला देख लीजिए कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? तो देख लीजिए, औसत आय होगा। क्या होगा? तो औसत आय होगा। और अगला नोट करिए कि औसत आय को, ठीक है, डैश रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, औसत रूप को प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियाँ जो है वो शामिल होती है सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन सा चीज़ आएगा? तो देख लीजिए, परिवहन, संचार और बैंकिंग आएगा, ठीक है। परिवहन आएगा, संचार आएगा, और क्या होगा? तो बैंकिंग होगा। और अगला नोट करिए कि जीवन बीमा की गतिविधि क्या होती है, ठीक है। आखिर कौन से क्षेत्रक में आता है जीवन बीमा? तो देख लीजिए, तृतीयक क्षेत्रक में आएगा, ठीक है। और अगला देखिए कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धातु के जो पैसे मतलब डिजिटल मनी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो डिजिटल मनी होगा, ठीक है। और अगला यहाँ पर देख लीजिए
कि धन का आधुनिक रूप क्या होता है। ठीक है, धन का आधुनिक रूप क्या होता है। तो धन का जो आधुनिक रूप है ना, सिक्का और नोट होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है, मतलब क्या आकर्षित करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो देख लीजिए, सस्ता श्रम भी होगा और उत्पाद के लिए तैयार माल भी होगा। मतलब सर ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और 38 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत में आते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक का मतलब होता है वो किसी का ना हो। ठीक है, वो सबके लिए एक हो, सबका एकदम है। ठीक है, जैसे कि मंदिर, मंदिर क्या होता है, तो वो सार्वजनिक होता है। तो इसीलिए सार्वजनिक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, डाक सेवा होगा, या फिर मोबाइल मरम्मत सेवा होगा, या फिर वायरिंग मशीन बिक्री के बाद सेवाएं होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, डाक सेवाएं होगा। ठीक है, डाक सेवाएं सार्वजनिक होता है और वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगला देख लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है। तो 2005 में किया गया था। ठीक है, और अगला देख लीजिए, आरबीआई के निर्देश अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखना पड़ता है। तो देख लीजिए 15% जो है वो अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। साइंस का पहले ही अपलोड हो चुका है और बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी टाइम है। और आप लोग ज़बरदस्त मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।